बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आज जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। कैसे कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी कि हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी करेंगे, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के ये स्कोप में आता है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मुख्तलिफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, जो हमारा एजेंडा है, जो चैप्टर है हमारा, उसमें डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कॉस्ट है क्या चीज़। फिर हम कॉस्ट और एक्सपेंस को आपस में कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है। फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फिर ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हम कैसे ट्रेस करेंगे कॉस्ट को टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे कॉस्ट को। एक ऐसे पैटर्न में हम चलेंगे कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि बीच बीच में हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको पिछला जो है वो समझना है। बिल्कुल नेटी ग्रिटीज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आ जाते हैं कॉस्ट की डेफिनेशन के ऊपर। कॉस्ट क्या है? यहाँ पे जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस आई हैं वो ज़रा आप रीड कर लें। कॉस्ट इज़ एन एक्सचेंज प्राइस। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक एक्सचेंज प्राइस है। अच्छा, मतलब दो चीज़ें हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एक साइड पे कोई प्रोडक्ट वगैरह आप ख़रीद रहे हैं और दूसरी साइड मतलब कोई रॉ मटेरियल है या जो भी है, कोई सर्विस ले रहे हैं और दूसरी साइड पे आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि एक्सचेंज प्राइस है। अच्छा, कोई एक्सचेंज प्राइस है। फिर हम कह रहे हैं कि फॉर गोइंग, कोई चीज़ आपकी जेब से जा रही है, कोई सेक्रीफाइस है, कोई कुर्बानी आप कर रहे हैं, किस चीज़ के बदले में? टू सिक्योर अ बेनिफिट, कोई बेनिफिट लेने के लिए आप सेक्रीफाइस किस चीज़ का कर रहे हैं? कोई आउटफ्लो है आपका, आपकी जेब से कुछ जा रहा है। एक्सचेंज प्राइस है, किसी चीज़ की प्राइस है कॉस्ट, मतलब दूसरी साइड पे जो हमें दे रहा है वो प्राइस, वो उसी चीज़ को प्राइस कह रहा है और उसी को हम कॉस्ट कह रहे हैं अपने एंड पे। एक फॉर गोइंग है, जेब से कोई चीज़ निकल रही है। सेक्रीफाइस मेड टू सिक्योर अ बेनिफिट। फिर कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? टू प्रोड्यूस समथिंग और टू सेल, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए या सेल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हम बियर करते हैं उस चीज़ को हम कॉस्ट कहते हैं। या और टू गेट एन एसेट रेडी फॉर नॉर्मल यूज़, मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी, उसको भी हम कॉस्ट की डेफिनेशन में लेंगे, वो भी कॉस्ट है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने एसेट को नॉर्मल यूज़ में लाने के लिए जो आउटले आपका है, जो आउटफ्लो है, वो भी कॉस्ट का हिस्सा है, उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो कॉस्ट क्या है? कोई एक्सपेंडिचर है, कोई आउटफ्लो है टू प्रोड्यूस, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, और सेल अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए या उसको नॉर्मल यूज़ में लाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर है। अच्छा, दो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। फिर कॉस्ट इज द अमाउंट, क्या है? अमाउंट पेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, वही बात फिर से आ रही है। परचेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, या परचेज सेल मर्चेंडाइज, कोई चीज़ सेल करने के लिए, और गेट इक्विपमेंट रेडी टू यूज इन बिजनेस प्रोसेस, वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। A cost is an exchange price, a foregoing, a sacrifice made to secure a benefit, कोई benefit लेने के लिए exchange price है, foregoing है या sacrifice है। फिर cost एक expenditure है, किस चीज़ के लिए? To produce, to sell or to get something ready for normal use। फिर cost is an amount paid to manufacture a product, वही बात फिर से आ रही है, produce या manufacture। To purchase inventory, purchase raw material, रॉ मटेरियल हम परचेज करने जा रहे हैं, उसके लिए जो आप पेमेंट करते हैं। या
सेल करने के लिए, मतलब कोई कमर्शियल। सैफुल्ला, अच्छा, सेल मर्चेंडाइज और गेट इक्विपमेंट रेडी टू यूज इन अ बिजनेस प्रोसेस, ये डेफिनेशन है कॉस्ट की। तीनों को अगर आप देखें तो तकरीबन एक जैसी चीजें हैं। जो सब में मुश्तरक चीज है वो है कोई आउटफ्लो हो रहा है, आपकी जेब से कुछ पैसे जा रहे हैं, कोई आउटफ्लो है। जी, कोई क्वेश्चन इसमें? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस स्लाइड में, कॉस्ट की डेफिनेशन में। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर हो रही हैं चीजें? आकिब, आप जरा मुझे अपने अल्फाज में कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं। आकिब, बिल्कुल अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में। आकिब, आप क्लास में हैं? इब्राहिम, इब्राहिम बशीर। यस सर। जी, आप अपने अल्फाज में कॉस्ट को, आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान अल्फाज में कॉस्ट को डिफाइन करें। आपको क्या समझ आ रही है? सर कॉस्ट जो है वो कोई भी ऐसी प्राइस है जी, जिससे हम जो है कोई भी प्रोडक्ट या परचेस कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। मतलब कोई रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जितना भी प्रोसेस है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी खर्चे आपके आ रहे हैं, खर्चे, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं खर्चा, कोई भी जो भी खर्चे आ रहे हैं, फिर आगे इसको हम डिफाइन करेंगे, मजीद इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जो भी आपका आउटफ्लो आ रहा है वो सारा हम इसको क्या कह रहे हैं? कॉस्ट कह रहे हैं। आगे चलें। जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। स्लाइड नंबर 2 में, सॉरी, डिस्कस हो रहा है, फिर जहन में ये आ जाता है कि शायद ये कोई एक्सपेंस हो। मैंने बात की खर्चा, तो खर्चा तो एक्सपेंस भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि कॉस्ट क्या है या और एक्सपेंस क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा एक वो आ रही है, दिस इज कॉस्ट, एंड इस साइड पे हमारे पास जो है वो एक्सपेंस है। अच्छा, कॉस्ट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई एक्सपेंडिचर्स हैं, किस चीज़ के लिए? टू परचेज एन एसेट और प्रॉपर्टी। एसेट मीन्स कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ हो सकती है, इनको हम कॉस्ट कहेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है मेड फॉर परचेजिंग एसेट्स या प्रॉपर्टी। एक्सपेंस क्या है? रेगुलर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट्स प्रॉपर्टी। जो एसेट है या जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम एक्सपेंस कह रहे हैं। ये भी एक्सपेंस भी आउटफ्लो है, कॉस्ट भी आउटफ्लो है, लेकिन यहाँ पे आपके आपके पास कोई टेंजिबल चीज़ आ रही है। कॉस्ट के केस में कोई टेंजिबल चीज़ आ रही है और एक्सपेंस के केस में कोई टेंजिबल चीज़ आपके पास नहीं आ रही। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, कोई एसेट आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो एक तरफ आप पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आपके पास कोई टेंजिबल चीज़ आ रही है जिसको आप अपनी ऑनरशिप में ले सकते हैं। फिर प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कॉस्ट है उसको हम लेते हैं बैलेंस शीट आइटम्स में लेते हैं। इन्वेंट्री हो गई, कोई गाड़ी आपने खरीद ली, कोई भी चीज़ है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर लेते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको बैलेंस शीट, मतलब वो एसेट आपके पास कोई आया ही नहीं है तो उसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ क्या चीज़ें आती हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं। तो यहाँ पे आप उसको एसेट में ले सकते हैं, लेकिन इनकम सॉरी, जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। फिर मोटिव क्या होता है कॉस्ट का? परचेज एडिशन ऑफ एन एसेट। क्या हो रहा है?
यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं अपने करंट एसेट्स को या फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं। और एक्सपेंस में क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं नेसेसरी टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई पेमेंट आपने की है फ्रॉम दीज परचेजेस एसेट, जो आपने एसेट्स की है, वो जो एसेट्स हैं उनसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो मजीद आपके अखराजात हैं उनको हम एक्सपेंस कहते हैं। जी, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? स्लाइड को देख लें एक नज़र, क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्लियर है? यस सर। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। सॉरी, फिर हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है, कॉस्ट को हमने डिफाइन कर लिया, अब हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ताकि आप आगे ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी तो आप कंफ्यूज ना हो। एन आइटम, ये कोई आइटम है, कोई भी चीज़ है, और एक्टिविटी, या ये कोई एक्टिविटी है फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मीन्स कि कॉस्ट को हम जमा कर रहे हैं या उसकी तरफ कॉस्ट को असाइन कर रहे हैं। एंड मेजर्ड, जिसके लिए हम कॉस्ट को अक्यूमुलेट करते हैं और मेजर करते हैं उस चीज़ को, वो कोई आइटम भी हो सकता है, कोई फिजिकल चीज़ हो सकती है, या कोई प्रोसेस भी हो सकता है। कोई भी एक आइटम है, कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, बैच ऑफ यूनिट्स हैं, कोई कस्टमर ऑर्डर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई डिवीजन है, कोई प्रोजेक्ट है, जिसकी तरफ हम कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम कॉस्ट को, मतलब हम कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, इस बैच की कॉस्ट, इस कस्टमर ऑर्डर की कॉस्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, मतलब हम उसको डिफाइन कर सकें। जैसे कि कोई भी फिजिकल है या कोई सर्विस है, जैसे हम कहते हैं आप घर के अखराजात जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कमुलेट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे आकिब की हम बात कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो आकिब से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं उनको हम एक ही जगह पे अकमुलेट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। तो आखिर में हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस महीने में जो टोटल हमारे घर के खर्चे हुए उसमें आकिब का हिस्सा कितना था। इसी तरह हम जब कंपनी की बात करते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो बना उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये आप तभी कैलकुलेट कर सकेंगे जब आप उसके लिए एकमुलेट कॉस्ट को एकमुलेट कर चुके होंगे, उसके लिए कॉस्ट को जमा कर चुके होंगे, उसके हिस्से में जितनी भी कॉस्ट आई है उसको एकमुलेट किया होगा आपने। उसके बाद आप उसको मेजर कर लेते हैं आफ्टर एकमुलेशन के टोटल कॉस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी आई है। फिर बैच ऑफ यूनिट, 100 यूनिट्स हमने बनाए हैं तो उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर एकमुलेट करें इसको। फिर कोई कस्टमर ऑर्डर है, एक कस्टमर है उसने ऑर्डर दिया है कि आप 300 यूनिट्स हमारे लिए बना लें, तो आपने 300 यूनिट्स बना लिए उसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको आपने चार्ज कितना करना है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉपर एकमुलेशन और मेजरमेंट करें। फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी चीज़ें आपने बनाई उसके लिए कॉस्ट एकमुलेट। फिर डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट एकमुलेशन आप कर सकते हैं। फिर कोई डिवीजन है आपका, उसके लिए कॉस्ट एकमुलेशन कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए कॉस्ट एकमुलेशन एंड मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कोई आइटम और एक्टिविटी, कोई भी चीज़ है जिसके लिए हम कॉस्ट को एकमुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, कि हम कह सकें कि इस चीज़ की कॉस्ट है। किस चीज़ की कॉस्ट है? अच्छा, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है। किस चीज़ की कॉस्ट है? इस यूनिट या इस ऑर्डर की जो टोटल कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट कर ली। ये डेफिनेशन है एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनी आइटम और एक्टिविटी फॉर विच कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड एंड मेजर्ड, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कॉस्टिंग के लिए, कोई भी ऐसी चीज़, उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जी, इस डेफिनेशन में कोई क्वेश्चन?
ये डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सर बैच ऑफ यूनिट्स वाला कर समझाते हैं एक दफा। बैच ऑफ यूनिट्स मतलब कि आप एक अरसे में, एक हफ्ते में या एक दिन में एक यूनिट्स का एक बैच बनाते हैं। फर्ज कर लें 100 यूनिट्स हैं या 200 यूनिट्स हैं, एक जिसको आप कह सकते हैं BBA 5th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एक बैच के। 2018 या 2019 में एक ग्रुप आया था हमारे पास स्टूडेंट्स का, जिसमें 4 सेक्शंस थे और वो पूरा एक बैच है। और ये एक बैच जो है वो ये एक साथ तैयार हो रहा है। 200 स्टूडेंट्स हैं या 150 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं ये एक साथ तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह 2022 में ये बैच तैयार होके फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा और आगे मार्केट में जा सकता है। इसको हम एक बैच कहते हैं, स्टूडेंट्स का एक बैच। अब जब हम यूनिट्स का बैच उसकी बात करते हैं तो वो भी इसी तरह वो सारी चीज़ें हैं। फर्ज कर लें हमने 100 यूनिट्स का रॉ मटेरियल जो है वो मशीनरी में डाल दिया, तो वो जो 100 यूनिट्स हैं वो जब तक तैयार हो रहे हैं, जो प्रोसेस में है, उसको हम एक बैच कहते हैं। वो पूरा एक बैच है। हम कहते हैं कि ये बैच मतलब बैच नंबर 33, बैच नंबर एक ग्रुप है प्रोडक्ट यूनिट्स का जो कि तैयार होने जा रहा है। तो वो भी हमारा कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर आखिर में हम कहते हैं कि इस बैच, जब वो बैच तैयार हो जाए, वो 100 यूनिट्स तैयार हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है। तो हमें कब पता चलेगी? जब हमने प्रॉपर कॉस्ट एकमुलेशन की होगी तो हम कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। जी क्लियर हो गया आपको? शफकत फारूक। सर यस हमें सर। जिन चीजों के लिए यस सर सर। हमें जिन चीजों के लिए कॉस्ट निकालने की जरूरत पड़ती है उसी को कहेंगे ना कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली उसी को कहेंगे। मतलब जिस चीज में आप इंटरेस्टिंग होते हैं कॉस्टिंग के लिए, वो कुछ भी हो सकता है। आपके घर ठीक हो गया सर, थैंक यू। हैं, हम कहते हैं कि ग्रोसरी की कॉस्ट। तो वो जो ग्रोसरी है वो तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारा एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ग्रोसरी। फिर हम कहते हैं कि गाड़ी मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है हमारी एक महीने की, तो उस वक्त वो जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर हम कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज जिसको आप कॉस्ट असाइन कर सकते हैं उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कॉस्ट असाइन कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप कॉस्ट एकमुलेट करते हैं और मेजर करते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जी क्लियर हो गया आपको? यस सर। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप क्लियर करने की कोशिश करें। इसमें अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर आगे आपको मसला होगा, आप क्लियर करें चीजें, कंफ्यूजन में अपने आप को ना रखें। किरण खान, कॉस्ट ऑब्जेक्ट अपने अल्फाज में बता दें। सर कोई भी ऐसा आइटम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए हम लोग कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं या कॉस्ट को हम लोग जमा करके रखते हैं कि हम लोगों को इस चीज के लिए कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड किस चीज होगी, उसको हम लोग जो है कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते कोई हैं। भी, जैसे अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कॉस्ट ऑफ व्हाट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सर कोई भी कॉस्ट, जैसे अगर कोई नहीं, प्रोडक्ट अगर जैसे बना रहे हैं हम लोग, की कॉस्ट, उसके लिए जो हम लोगों को, तो इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपको किस चीज का आंसर दे रहा है? कॉस्ट ऑफ व्हाट, किस चीज की कॉस्ट? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट। जो भी नाम आप ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई बैच, कोई कस्टमर ऑर्डर, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डिपार्टमेंट, कोई भी चीज आप नाम ले रहे हैं, वो क्या है? वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। किस चीज का आंसर है ये? कॉस्ट ऑफ व्हाट का आंसर है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? थैंक यू। अच्छा,
अब आगे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तरफ हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट को हमने डिफाइन किया, फिर हमारे पास हमने कहा कि एक और चीज़ भी है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी है। कॉस्ट क्या है? कोई खर्चा है, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ के ऊपर खर्चा हुआ है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अब मसला ये है कि क्या कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ इजीली एसोसिएट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो इजीली एसोसिएट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो चीज़ें जो है वो इजीली एसोसिएट नहीं हो पाती। जैसे कि हम 5 लोग एक फ्लैट शेयर कर रहे हैं या एक घर शेयर कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फ़र्ज़ कर लें हमने एक जगह पे एक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और वो सारे हम खर्च करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें मैंने शूज़ ख़रीदे, मैंने लिख लिए कि इसमें से मैंने 2000 लिए थे और उसमें मैंने शूज़ ख़रीद लिए। फलां बंदा जो है अज़हर ने उसमें से 1000 रुपए लिए और उसने अपने लिए शर्ट ख़रीदी। तो ये चीज़ें तो ईज़िली ट्रेसेबल हैं कि ये चीज़ अज़हर ने ख़रीदी है और ये मैंने ख़रीदी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईज़िली ट्रेसेबल नहीं होती। जैसे रात का खाना बना। अब रात का खाना जब बना तो उसमें से मुइज़ को ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन अब्दुल बासित जो है उसको ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। तो बासित ने कम खाया और मुइज़ ने ज़्यादा। लेकिन अब एक-एक चीज़ को आप इज़िली ट्रेस कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें उस खाने के ऊपर 1000 रुपए का खर्चा आया। तो आप कह सकते हैं अगर हम 10 लोग हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हर एक ने 100 रुपए का खाना खाया? नहीं। हो सकता है कि किसी ने 150 का खाया हो, किसी ने 50 रुपए का खाया हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डायरेक्टली आप एसोसिएट नहीं कर सकते। कुछ कॉस्ट को आप इज़िली एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, एक टेबल आप बना रहे हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कितनी लकड़ी यूज़ हुई। फिर आप लेबर भी बता सकते हैं कि इसमें इतने घंटे उस लेबर ने काम किया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इज़िली एसोसिएट उसके साथ नहीं कर सकते। उनकी ट्रेसेबिलिटी ईज़ी नहीं होती, उनको आप ट्रेस नहीं कर सकते कि इसमें कितना लगा होगा। जैसे कि ग्लू है। अब ग्लू का एक डब्बा हमने लिया 400 रुपए का। अब टेबल्स हमने बनाए 50 और उसमें वो 400 रुपए का ग्लू यूज़ हुआ है। तो क्या सब यूनिट्स में एक जैसा ग्लू यूज़ हुआ है? नहीं। किसी में ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, कोई ज़्यादा अक्सर सरफेसेस जो हैं अनइवन होते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्लू लग जाता है, किसी में कम लगा होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। अब ट्रेसेबिलिटी क्या चीज़ है? पहले हम ट्रेसेबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कॉस्ट्स टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ ट्रेस करने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉस्ट को एसोसिएट करना या उसके साथ ट्रेस करना, इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। फिर द एबिलिटी टू असाइन, वो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? टू असाइन अ कॉस्ट डायरेक्टली टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या ये इस चीज की कॉस्ट है? किस चीज की कॉस्ट है ये? हमारा कोई आउटफ्लो हुआ है, पैसे गए हैं हमारे अकाउंट से, तो किस चीज़ के ऊपर खर्च हुए हैं? तो वो आपको अगर नज़र आ रहा है उस किसी चीज़ में, तब भी ठीक है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो फिर उसको डिवाइड करेंगे या कोई ना कोई तरीका, कोई चीज़ इग्नोर हम नहीं कर सकते। ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट डिटरमाइंस हाउ ऑब्जेक्टिव, जब आप ट्रेस कर लेते हैं चीज़ों को तो आपके मेजर्स के अंदर या आपकी कैलकुलेशन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। और हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिविटी कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़रूरी है। फिर रिलायबिलिटी आ जाती है। जब आप प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी कर लेते हैं तो एक तो आपके रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। अंदाजे नहीं होते उसमें, फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। आपकी सारी चीज़ें जो आपकी कॉस्ट मेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिलायबल होते हैं और मीनिंगफुल हो जाते हैं। तो जब हम ट्रेसेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ट्रेसेबिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इजीली असाइन कर लेते हैं। कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो आप इजीली ट्रेस कर लेते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ या इजीली असाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप इजीली असाइन नहीं कर सकते।
तो जो चीजें आप इजीली असाइन कर सकते हैं उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और जो चीजें आप इजीली असाइन नहीं कर सकते उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो सारी चीजें जो इजीली असाइन हो सकती हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। प्रोडक्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है कि कितने घंटे इसके ऊपर काम हुआ है, कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब आपको नहीं पता चलता कि ये इस ऑब्जेक्ट का है या उसका है, चीजें मिक्स हो रही होती है। जैसे कि मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस हुई है, कोई सफाई हुई है, तो आपको मतलब सफाई हुई है, कोई मेंटेनेंस का काम हुआ है, कोई बिजली की मेंटेनेंस थी या जो भी था, तो आपको नहीं पता चलता कि ये इस बैच का है या उस बैच में डालें, वो मिक्स हो जाता है। फिर उसके तरीके हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो कॉस्ट जिनको आप इजीली ट्रेस नहीं कर सकते टुवर्ड्स अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और जो आप इजीली ट्रेस कर लेते हैं उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास जो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, और लेबर कॉस्ट है जो डायरेक्ट लेबर है, वो हम कह सकते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, उसमें हमने मेंटेनेंस की कॉस्ट है, इसमें इनडायरेक्ट लेबर आ जाती है, सफाई करने वाला या टी बॉय या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, या सुपरवाइजर है, जो इनडायरेक्टली ट्रेस, मतलब डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकती, तो उनको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जी, इस स्लाइड में अगर कोई क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट है। जी, कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर लिया। अब उनके दरमियान में एक एसोसिएशन हमने बनाना है, उसके दरमियान में एक ताल्लुक हमने बनाना है, उस चीज को हम कहते हैं ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। जी अब्दुल बासित, क्लियर है आपको ये स्लाइड? यस सर। कोई मसला तो नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या आएगी, अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट होएगी? इनडायरेक्ट अच्छा, थोड़ा सा एक सेकंड। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है, क्या जो बल्ब ऊपर चल रहा है उसमें फर्ज कर लें 3-4 मशीनें चल रही हैं, और उन 3-4 मशीनों पे मुख्तलिफ बैचेस के ऊपर काम हो रहा है, तो किसी बैच की तरफ आप उसको इजीली एसोसिएट कर सकते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को या एक्सपेंस को। आप कह सकते हैं कि किस बैच में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। नहीं सर, किसी एक पे तो नहीं लगा सकते, उस पे कितनी लगी है इलेक्ट्रिसिटी? कर सकते, जब नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो आपकी इनडायरेक्ट है उसके लिए। मतलब जिसको ट्रेस ही ना कर पाए कि एग्जैक्ट किस पे लग रही है। को आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लू की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब ग्लू जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे? डायरेक्ट ऐसे हो सकता है कि मैं आपको कहूं कि आपने एक टेबल बनाना है, और उस टेबल में जितनी लकड़ी यूज हो रही है वो मैं रख दूं एक साइड पे, आपको कहूं इसी से टेबल बनाए, इतने घंटे में आपने बनाना है, मतलब लेबर आवर्स भी हो गए क्लियर। फिर मैं आपको हर एक चीज एक छोटे से पाउच में, एक साशे पैकेट में ग्लू भी डाल दूं, कीले भी डाल दूं, पिन यूज हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है, जितनी चीजें एक छोटे छोटे साशे में मैं आपको डालता दे दूं, और आपको कहूं कि आपकी टोटल मैंने आपके सामने 1000 रुपए की चीजें रख दी हैं, इसमें आपने एक टेबल बनाना है, तो वो जो ग्लू की कॉस्ट है वो डायरेक्ट हो गई। फिर उसको फिर हम डायरेक्ट कॉस्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर ग्लू एक डब्बे में पड़ा हुआ है, एक बॉक्स में पड़ा हुआ है, और उसमें से आप थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, और एक टेबल में भी यूज कर रहे हैं, दूसरे टेबल में भी यूज कर रहे हैं, किसी में ज्यादा यूज हुआ होगा, किसी में कम, तो फिर वो डायरेक्टली किसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं हो पा रहा, तो फिर वो इनडायरेक्ट बन गया। इसी तरह की बिजली की कॉस्ट अगर है
अगर आप एक बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस यूनिट में इतना, इस यूनिट में इतना, इस यूनिट, तो आप उसको डायरेक्ट कह दें, लेकिन पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आप एक मिल के, हम एक टेबल पे बैठ के 5 लोग या 10 लोग एक साथ मिल के खाना खाते हैं, तो जो खाने की कॉस्ट है, किसने कितना खाया है, वो इजीली आप एसोसिएट नहीं कर सकते एक बंदे के साथ। लेकिन अगर आप पैकेट्स में बंद करके किसी को दे दें और वो खाना खा ले और आप कहें कि इसका बिल इतना आया है, फिर वो इजीली एसोसिएट हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि वो डायरेक्ट है। क्लियर हो रहा है आपको? इसका कोई रूल नहीं है। हो सकता है एक चीज मेरे लिए डायरेक्ट हो और अब्दुल बासित उसको इनडायरेक्ट कहे, कोई चीज मुएज के लिए डायरेक्ट हो और आशिर उसको इनडायरेक्ट कहे। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि फलां 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 चीजें जो है वो डायरेक्ट हैं और फलां फलां चीजें जो है वो इनडायरेक्ट हैं, ऐसा नहीं। इसमें वेरिएशंस हैं, इसमें डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ बुक्स कहते हैं कि सुपरवाइजर जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कुछ बुक्स कहते हैं कि सुपरवाइजर की कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट है। इस चीज में कोई एक राय नहीं है, इसमें इख्तिलाफात हैं। बात आ जाती है डेफिनेशन की, आप किसी चीज को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये कह सकते हैं कि जो चीज़ मेजरेबल हो, फॉर एग्जांपल, तो वो सकती है, ट्रेसेबिलिटी में वो चीज़ आती है जो मतलब इजीली मेजरेबल हो। आप किसी कॉस्ट के अंदर मेजर कर सकते हैं कि इस चीज की कॉस्ट 100 रुपए है, तो इसमें फला फला चीज की इतनी कॉस्ट है, फला चीज की इतनी कॉस्ट है, तो वो ट्रेसेबल है, सॉरी वो ट्रेसेबल है और वो डायरेक्ट है। लेकिन जिस चीज को आप इजीली मेजर ही ना कर सके, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि फला, मतलब एक टेबल जो हमने बनाया इसमें कितने पिन यूज हुए हैं, तो उसको फिर मतलब मैं मेजर ही नहीं कर सकता उसके अंदर, तो वो ट्रेसेबल नहीं है और हेंस वो डायरेक्ट भी नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मतलब मेजर अगर कोई चीज हो सकती है उसकी कॉस्ट के अंदर इजीली, तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट है, और इजीली मेजर नहीं हो सकती तो हम कहते हैं वो इनडायरेक्ट है। मतलब हम एसोसिएट नहीं कर सकते, एसोसिएशन की बात आ जाती है, या असाइन नहीं कर सकते, या ट्रेस नहीं कर सकते, मुख्तलिफ वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर, जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।